चीन का इतिहास बहुत पुराना और इंटरेस्टिंग है, जो 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है। येलो रिवर वैली से लेकर आज एक ग्लोबल सुपर पावर बनने तक चीन ने बहुत कुछ देखा है। राजवंशों का उत्थान और पतन, कला और संस्कृति का विकास, और महान नवाचार और उथल पुथल दोनों के दौर। मॉडर्न चाइना को समझने के लिए हमें पहले इसके ग्लोरियस पास्ट को जानना होगा। हमारी यात्रा शुरू होती है प्राचीन राजवंशों से, जिनमें से पहला है शांग राजवंश, लगभग 1600 से 1046 बीसीई तक। शांग, जो अपने एडवांस्ड ब्रॉन्ज वर्क और ऑरिकल बोन स्क्रिप्ट के लिए जाने जाते थे, उन्होंने चाइनीज सिविलाइजेशन की नींव रखी। उन्होंने लिखने का तरीका, एक हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर और पूर्वजों की पूजा पर आधारित एक बिलीफ सिस्टम स्थापित किया। ये ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने आने वाली सदियों तक चाइनीज सोसाइटी को आकार दिया। शांग के बाद झोउ राजवंश आया, लगभग 1046 से 256 बीसीई तक, जो चाइनीज हिस्ट्री का सबसे लंबा राजवंश था। झोउ काल में प्रमुख फिलोसॉफिकल और रिलीजियस विचारों का विकास हुआ, जिनमें कन्फ्यूशनिज्म और डाओइज्म शामिल हैं। कन्फ्यूशनिज्म, जिसमें सोशल हार्मनी, फिलियल पायटी और अथॉरिटी के प्रति सम्मान पर जोर दिया जाता है, चाइनीज थॉट और गवर्नेंस की आधारशिला बन गया। दूसरी ओर डाओइज्म ने नेचर के साथ हार्मनी से रहने और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज पर जोर दिया। लेट झोउ काल, जिसे वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के रूप में जाना जाता है, 475 से 221 बीसीई तक प्रतिद्वंद्वी राज्यों के बीच तीव्र संघर्ष द्वारा चिह्नित किया गया था। हालांकि अस्थिरता के इस दौर में इंटेलेक्चुअल थॉट का भी विकास हुआ, जिसमें कन्फ्यूशियस, डाओइज्म के संस्थापक लाओ जी और द आर्ट ऑफ वॉर लिखने वाले मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सन त्सू जैसे विचारकों ने चाइनीज कल्चर और उसके बाहर एक अमिट छाप छोड़ी। इसी केओस से चिन डायनेस्टी का उदय हुआ 221 से 206 बीसीई तक, जिसने सम्राट चिन शी हुआंग के नेतृत्व में पहली बार चीन को एकीकृत किया। चिन शी हुआंग, जो अपनी क्रूरता और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे, ने वेट्स एंड मेजर्स, करेंसी और राइटिंग सिस्टम का स्टैंडर्डाइजेशन किया, जिससे एक यूनिफाइड चाइनीज एम्पायर की नींव पड़ी। उन्होंने बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाएं भी शुरू की, जिसमें चीन की विशाल दीवार के प्रिकर्सर बनाने के लिए मौजूदा दीवारों को जोड़ना शामिल था, जो राजवंश की शक्ति और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का प्रमाण है। अपनी उपलब्धियों के बावजूद चिन डिनेस्टी अल्पकालिक था। चिन शी हुआंग की मृत्यु के बाद व्यापक विद्रोह के कारण इसका पतन हो गया। हान राजवंश 206 बीसीई से 220 सीई तक चीन की राख से उठा, जिसने चीन के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। हान काल में कला, साहित्य और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। सिल्क रोड के साथ व्यापार मार्ग स्थापित किए गए, जो चीन को पश्चिम से जोड़ते थे और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते थे। हान ने कन्फ्यूशन सिद्धांतों के आधार पर एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी भी स्थापित की, जो बाद के राजवंशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगी। हान राजवंश के बाद 220 से 280 सीई तक थ्री किंगडम्स के रूप में जाना जाने वाला एक डिसयूनिटी का दौर आया, जो संघर्ष और विभाजन द्वारा चिह्नित था। यह युग, जिसे साहित्य और पॉपुलर कल्चर में रोमांटिसाइज्ड किया गया है, अंततः सुई डायनेस्टी को रास्ता दिया 581 से 618 सीई तक, जिसने चीन को फिर से संगठित किया और एक और स्वर्ण युग की नींव रखी। तांग राजवंश 618 से 907 सीई तक को अक्सर चाइनीज सिविलाइजेशन का जेनिथ माना जाता है। तांग साम्राज्य विशाल था, जो मध्य एशिया से पूर्वी चीन सागर तक फैला हुआ था। तांग राजधानी चांगान, वर्तमान शियान, एक कॉस्मोपॉलिटन सेंटर था, जो सिल्क रोड के साथ व्यापारियों, विद्वानों और राजनयिकों को आकर्षित करता था। तांग काल में कविता, चित्रकला और मिट्टी के बर्तनों का विकास हुआ। सोंग राजवंश 960 से 1279 सीई तक ने तांग की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति को जारी रखा। सोंग काल में एग्रीकल्चर में नवाचार देखने को मिले, जैसे कि चावल की नई किस्मों की शुरुआत, जिससे जनसंख्या में तेजी आई। सोंग अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए भी जाने जाते थे, जिसमें गन पाउडर और कंपास का आविष्कार शामिल है। ये ऐसे आविष्कार थे जिनका वर्ल्ड हिस्ट्री पर गहरा प्रभाव पड़ा। हालांकि सोंग राजवंश को उत्तर की नोमैडिक जनजातियों के लगातार दबाव का सामना करना पड़ा। अंततः कुबलाई खान के नेतृत्व में मंगोलों के हाथों यह गिर गया। कुबलाई खान द्वारा सोंग राजवंश की विजय ने युआन राजवंश की शुरुआत को चिह्नित किया।
1271 से 1368 सीई तक पूरे चीन पर शासन करने वाला पहला फॉरेन डायनेस्टी। कुबलाई खान के शासन में मंगोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो पूरे एशिया में फैला हुआ था। उन्होंने कई प्रशासनिक और तकनीकी नवाचार पेश किए, जिनमें एक यूनिफाइड लीगल कोड और एक डाक प्रणाली शामिल है। युआन काल में चीन और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी वृद्धि देखी गई, जिसमें वेनिस के व्यापारी मार्को पोलो की चीन यात्रा एक उल्लेखनीय उदाहरण है। अपनी उपलब्धियों के बावजूद युआन राजवंश अपेक्षाकृत अल्पकालिक था। मंगोलों के शासन को नेटिव चाइनीज आबादी से नाराजगी का सामना करना पड़ा, जो उन्हें फॉरेन इन्वेडर्स के रूप में देखते थे। विद्रोहों और बगावतों ने अंततः युआन राजवंश को उखाड़ फेंका और 1368 में मिंग राजवंश की स्थापना हुई। सेक्शन 4 द मिंग एंड चिंग डायनेस्टीज कंसोलिडेशन एंड क्राइसिस। मिंग राजवंश, जो 1368 से 1644 सीई तक चला, ने नेटिव चाइनीज शासन को बहाल किया और स्थिरता और समृद्धि के दौर की शुरुआत की। शुरुआती मिंग सम्राटों ने मंगोल विजय के कारण हुए डेवास्टेशन के बाद देश के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कन्फ्यूशन एग्जामिनेशन सिस्टम को फिर से स्थापित किया, ग्रैंड कनाल का पुनर्निर्माण किया और बीजिंग में फॉरबिडन सिटी का निर्माण किया, जो आने वाली सदियों तक शाही महल के रूप में काम करेगा। मिंग राजवंश ने झेंग हे की यात्राओं को भी देखा, जो एक चीनी एडमिरल था जिसने दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और अफ्रीका के पूर्वी तट पर अभियानों का नेतृत्व किया, जो मिंग नौसेना की शक्ति और पहुंच का प्रदर्शन करता था। हालांकि लेट मिंग काल आंतरिक कलह और बाहरी दबावों से चिह्नित था। सरकार के भीतर भ्रष्टाचार, आर्थिक अस्थिरता और किसान विद्रोहों ने राजवंश को कमजोर कर दिया। इस बीच उत्तर पूर्व की एक शक्तिशाली जनजाति मांचू ने मिंग की उत्तरी सीमा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करना शुरू कर दिया। 1644 में मांचू ने ली झिचेंग के नेतृत्व में एक विद्रोह की मदद से बीजिंग पर कब्जा कर लिया, जिससे मिंग राजवंश का अंत हो गया। मांचू ने किंग राजवंश की स्थापना की, जो 1644 से 1912 सीई तक चला, जो चीन का आखिरी शाही राजवंश था। किंग शासक अपने से पहले के मंगोलों की तरह एक विशाल और विविध साम्राज्य पर शासन करने की चुनौती का सामना कर रहे थे। उन्होंने चाइनीज शासन के तत्वों को शामिल करते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए चाइनीज पर मांचू की नीति अपनाई। 18वीं शताब्दी में qianlong सम्राट के नेतृत्व में किंग राजवंश अपने क्षेत्रीय शिखर पर पहुंच गया, जिसने मध्य एशिया और तिब्बत में अपना नियंत्रण बढ़ाया। हालांकि 19वीं शताब्दी तक किंग राजवंश को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आंतरिक विद्रोह, आर्थिक ठहराव और पश्चिमी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव ने सत्ता पर राजवंश की पकड़ कमजोर कर दी। अफीम युद्ध 1839 से 42 और 1856 से 60 तक चीन और ग्रेट ब्रिटेन के बीच लड़े गए ने किंग सेना की कमजोरी को उजागर किया और चीन के लिए अपमानजनक हार का कारण बना। अफीम युद्धों के बाद हुई संधियों ने चीन को क्षेत्र सीडित करने, फॉरेन ट्रेड के लिए संधि बंदरगाह खोलने और पश्चिमी शक्तियों को एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी प्रदान करने के लिए मजबूर किया, जिससे किंग राजवंश की वैधता और कम हो गई। सेक्शन 5 रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ मॉडर्न चाइना। 19वीं सदी चीन के लिए एक अशांत अवधि थी, जो आंतरिक अशांति और बढ़ते फॉरेन इंक्रोचमेंट द्वारा चिह्नित थी। ताइपिंग विद्रोह, जो 1850 से 64 तक चला, मानव इतिहास के सबसे खूनी संघर्षों में से एक था, जिसने देश के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया और किंग राजवंश को और कमजोर कर दिया। इन चुनौतियों का सामना करते हुए किंग सरकार के भीतर सुधारकों ने चीन को आधुनिक बनाने के लिए बदलावों को लागू करने का प्रयास किया। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट 1861 से 95 तक ने चीन के कन्फ्यूशन मूल्यों को बनाए रखते हुए पश्चिमी तकनीक और सैन्य प्रथाओं को अपनाने की मांग की। हालांकि ये प्रयास काफी हद तक असफल रहे और सैन्य और औद्योगिक शक्ति के मामले में चीन पश्चिम से पीछे रहा। किंग राजवंश के साथ बढ़ता असंतोष 1911 के छिनहाई रेवोल्यूशन में परिणत हुआ। एक क्रांतिकारी सन यात-सेन के नेतृत्व में, जिन्होंने एक आधुनिक डेमोक्रेटिक चीन की कल्पना की थी, क्रांति ने किंग राजवंश को उखाड़ फेंका और 1912 में चीन गणराज्य की स्थापना की। हालांकि नया गणराज्य कमजोर और विभाजित था और चीन जल्द ही सरदारों के युद्ध के दौर में उतर गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में केओस और अस्थिरता ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी या सीसीपी के उदय के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। 1921 में स्थापित
सीसीपी ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में देश को एकजुट करने, फॉरेन इंपीरियलिज्म को समाप्त करने और एक अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज बनाने का वादा किया। सत्ता में सीसीपी का उदय एक लंबा और कठिन था। इसे चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट पार्टी या केएमटी के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसने सन यात सेन की मृत्यु के बाद चीनी सरकार पर नियंत्रण कर लिया था। चीनी गृहयुद्ध सीसीपी और केएमटी के बीच लड़ा गया। 1927 से 49 तक, 1937 से 45 तक दूसरे चीन जापानी युद्ध से बाधित हुआ, जिसके दौरान चीन पर जापान द्वारा आक्रमण किया गया और कब्जा कर लिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद चीनी गृहयुद्ध फिर से शुरू हुआ। सीसीपी किसानों के समर्थन से 1949 में विजयी हुआ, जिसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या पीआरसी की स्थापना की। हारकर केएमटी ताइवान के द्वीप पर भाग गया, जहां उसने रिपब्लिक ऑफ चाइना या आरओसी की स्थापना की, जो आज भी जारी है। सेक्शन 6 चाइना's ascent in the 21st century। माओ त्से तुंग का चीन सोवियत संघ के अनुरूप एक सोशलिस्ट राज्य था। माओ ने 1958 से 62 तक ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी कट्टरपंथी आर्थिक और सामाजिक नीतियां लागू की, जिसका उद्देश्य चीन को तेजी से एक आधुनिक औद्योगिक समाज में बदलना था। हालांकि इन नीतियों के कारण व्यापक अकाल और आर्थिक तंगी पैदा हो गई। कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से 76 तक राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का दौर ने देश को और अस्थिर कर दिया। 1976 में माओ त्से तुंग की मृत्यु के बाद देंग शियाओपिंग चीन के सर्वोपरि नेता के रूप में उभरे। देंग शियाओपिंग ने आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने चीन को एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से हटाकर एक अधिक मार्केट ओरिएंटेड सिस्टम की ओर ले जाया। चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सोशलिज्म के रूप में जाने जाने वाले इन सुधारों से तेजी से आर्थिक विकास हुआ और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। देंग शियाओपिंग के उत्तराधिकारियों जियांग जेमिन, हु जिनताओ और शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन के आर्थिक सुधार जारी हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों में एक प्रमुख प्लेयर बन गया है। हालांकि चीन का उदय अपनी चुनौतियों के बिना नहीं रहा है। देश को आय असमानता, पर्यावरण क्षरण और पॉलिटिकल रिप्रेशन जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है। 1989 के तियानमेन स्क्वायर विरोध, जिसमें छात्रों और श्रमिकों ने अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता का आह्वान किया था, को चीनी सरकार द्वारा क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था, जो सीसीपी के डिसेंट के प्रति असहिष्णुता को उजागर करता है। इन चुनौतियों के बावजूद चीन का उदय जारी है और देश 21वीं सदी में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अपने प्राचीन मूल से लेकर वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति तक चीन की यात्रा चीनी लोगों के लचीलापन, सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। जैसे जैसे चीन का विकास जारी है, ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दशकों में यह दुनिया को कैसे आकार देता है।